स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष और हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 6। लास्ट पार्ट के अंदर हमने कन्वेंशनल तरीके से टेंस को पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें जो पहला हिस्सा था वो था प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत ही बेसिक तरीके से हमने उसके कुछ सेंटेंसेस बनाए। सेंटेंसेस बना लेने के बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था और वो ये था कि अगर से एक सेंटेंस में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, अगर हमें वर्ब चुननी है तो वो वर्ब V1 हो या V1S या ES हो। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S और ES लगाना है या नहीं लगाना है, ये हमने सीखना स्टार्ट किया था। कुछ हद तक मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी क्योंकि ये टेबल उस टाइम पे पूरी मैंने आपके सामने बना ही दी थी। अगर आपको तब तक बात ना समझ में आई हो तो अब मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ये देख सकते हैं इतनी सारी एक्सरसाइज आपके सामने 9 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक अटेम्प्ट करें। सीखने का एक तरीका होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट आपको अटेम्प्ट करना है। आप पहले वीडियो को पॉज करें, मैं आपके लिए स्पेस देता हूँ, आराम से वीडियो को पहले पॉज करें, फिर इसको पूरा अच्छे से जज करें। देखें इन क्वेश्चंस के अंदर आप अपने कितने आंसर से सही और करेक्टली देते हैं। वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर दें। चलिए, तो अब तक आप लोगों ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आप देखें कि आप कितने आपने आंसर्स आपके सही थे। देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है सुधीर लाइक आइसक्रीम। सबसे पहले हमें ये जज करना होता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं। यहाँ हमने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है या नहीं। टेंस कैसे पहचाना जाता है? वर्ब को देख के। वर्ब आपने देखी, देखो यहाँ लिखी हुई है, ये जो वर्ब है ये लिखा है लाइक। लाइक शब्द के बारे में और कुछ नहीं जानते होगे तो इतना तो जानते होगे कि ये फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो लाइक्ड होती होगी, ये तो आप जानते ही हो। तो ये फर्स्ट फॉर्म, अगर ये फर्स्ट फॉर्म तो ये जरूर प्रेजेंट सिंपल। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम और कुछ सोचने वाले भी नहीं है। सिंपली सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, अकेली फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है दोस्तों। अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमारे पास में 2 चॉइस होगी। कौन सी 2 चॉइस? एक ये और एक ये। तो हमने आगे बढ़े और हमने देखना स्टार्ट किया कि हमें यहाँ पे क्या चुनना चाहिए, इसे या इसे। आप मुझे ये बताएं कि सुधीर जो वर्ड है, आपको इन कैटेगरीज में से कौन सा कैटेगरी में आपको इनको फिक्स कर सकते हो आप? सुधीर शब्द को बोलने पे आपको क्या महसूस होता है, प्लूरल या सिंगुलर? अगर आप सिंगुलर महसूस करते हो तो देखो सिंगुलर के सभी हिस्से यहाँ पर है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आप समझ पाएँ। सुधीर या ये अंकित या इस तरह का कोई भी जो नाम होता है, ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। और एक्चुअली में प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, बट फिर भी अगर आप इसको सिंगुलर भी समझोगे तो लगाओगे क्या? V1S और ES। और यहाँ लेकिन क्या लिखा हुआ है? लाइक। इसका मतलब ये गलत है। अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे? सिंपल, अगर आप सुधीर को चुनने जा रहे हो, या इस कैटेगरी में मानते हो या फिर इस कैटेगरी में मानते हो, दोनों में से चाहे किसी भी कैटेगरी में मानो, यूज़ तो इसको करोगे और इसमें वर्ब के साथ में S और ES लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा S के साथ में। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सुधीर लाइक्स आइसक्रीम। अब ये क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्मेट में आए, स्पॉटिंग एरर में आता है तो ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो ठीक, या फिर और किसी तरीके से क्रिएटिव तरीके से पूछा जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एरर पता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। आइए सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अंकित वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद अस। अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो है अंकित वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद अस। इसमें पहले हमको वर्ब चुननी आनी चाहिए। चलिए, तो इसमें कोई कंटेंडर है वर्ब के लिए तो बताइए। देखिए, एक तो वर्ड यहाँ पे लिखा है वांट। वांट का अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना। और प्ले का शब्द जो प्ले शब्द जो होता है उसका मीनिंग होता है खेलना। तो यहाँ हमारे पास में 2 कंटेंडर आ गए और दोनों फर्स्ट फॉर्म में है। लेकिन अगर बेसिक्स की क्लास को अच्छे से पढ़ा था, या इनफैक्ट अगर ठीक पिछली क्लास का अगर एंड पार्ट अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि टू के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो कभी भी वर्ब वो सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं होती है। अगर ये सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है तो जरूर सेंटेंस की मेन वर्ब क्या है? ये। और अगर आपको नहीं पता है तो ये बात मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, सभी टेंस सिर्फ मेन वर्ब पर ही अप्लाई होते हैं और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वर्ब पे अप्लाई नहीं होते। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो यही हमारा टेंस बताने वाला वर्ड है। फर्स्ट फॉर्म में टेंस सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में होता है, लेकिन हमारे पास में एक चॉइस होती है, सर V1 भी हो सकता है, V1S और ES भी हो सकता है, मतलब वांट भी हो सकता है और वांट्स भी हो सकता है। कैसे चुनोगे वांट्स? आपने देखा यहाँ लिखा है अंकित। अंकित होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज़ करना होता है V1S और ES, इसीलिए ये हिस्सा भी हो जाएगा आपका गलत। इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? वांट्स। ये सही हो जाएगा। आई होप आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी
कि भाई हम सब्जेक्ट को देखते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके का है, किस कैटेगरी का है इनमें से, और उसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों में से, या सॉरी जो वर्ब है उनमें हमें कौन सी चॉइस को चुनना है। यू बिलीव्स इन गॉड बट आई डोंट। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने 2 क्लॉज का यूज़ किया है, ध्यान से देखें। पहला सब्जेक्ट ये है और उसके बाद में ये वर्ब है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो बट कंजंक्शन के बाद में एक और सब्जेक्ट और एक और वर्ब का हिस्सा आया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसको ये कंट्रोल करेगा और ये जो वर्ब है इसको ये कंट्रोल कर लेगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है सर, पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ आपने लिखा है यू के साथ में सर बिलीव शब्द के साथ में अपने एस लिखा, देखो बिलीव शब्द के साथ में एस लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस वाला वर्जन आपने यूज़ कर लिया। क्या इन कैटेगरीज में यू दिख रहा है आपको कहीं पे? देखो नहीं दिख रहा। ये देखो ये जो एक्सेप्ट आई और यू लिखा है इसका मतलब होता है यू नहीं होगा यहाँ पे। आई और यू जो हैं वो नहीं होंगे सिंगुलर प्रोनाउन में से, और आई और यू तो यहाँ लिखे हैं, यानी कि ये है यू, और इस यू के हिसाब से आपको यहाँ पे कौन सा यूज़ करना चाहिए? यू के हिसाब से यूज़ करना है आपको V1। V1 यूज़ करोगे तो फिर बिलीव थोड़ी लिखे हुए हैं, तब तो लिखोगे बिलीव। क्या लिखोगे? बिलीव। दैट्स सिंपल। इसको भी जरा चेक कर लेते हैं, आई के साथ में डोंट लिखना चाहिए या आई के साथ में डजंट लिखना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा है आई, तो आई के साथ डू आएगा या डज आएगा? बताओ। लिखा है क्लियर, आई के साथ में डू, इसलिए ये जो चीज़ यहाँ लिखी है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? वेल डन। 4th क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए। आई डोंट नो हर बट शी डू। हमने लिखा आई डोंट नो हर बट शी डू। अब इस सेंटेंस में देखो फिर से बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह कंडीशन है, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक उसका वर्ब का हिस्सा ये रहा, फिर एक सब्जेक्ट ये रहा और एक उसका वर्ब का हिस्सा ये रहा। तो सिंपल सी बात है, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट कंट्रोल करेगा, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट कंट्रोल करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या आई के साथ में डोंट आना चाहिए? आई के साथ में डू, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, ये ठीक है। ओके, शी के साथ में डू आना चाहिए? शी कहाँ आएगा? इनमें से कौन सी कैटेगरी में शी आएगा? शी होता है एक सिंगुलर प्रोनाउन, शी होता है एक सिंगुलर प्रोनाउन, और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप डज का यूज़ करते हो दोस्त, तो इसलिए यहाँ डू नहीं आएगा और यहाँ आ जाएगा आपका क्या? डज। दैट सिंपल। अब तक सारा कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से कि यहाँ पे डज आएगा, डू नहीं। इसीलिए देखो शी के साथ में कभी डू नहीं आ सकता, शी के साथ में कभी डोंट नहीं आ सकता। एक बढ़िया सा सिंगर है भाई हमारा पंजाबी का, मुझे याद नहीं है उसका नाम, लेकिन उसने एक पूरा गाना ही बना डाला। अब देखो होता यही है पंजाब में, ऐसा ही है, कई बार जब सिंगर बन जाते हैं ना तो वो लोग इंग्लिश वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते। एक गाना आपने सुना होगा, शी डोंट नो, वो गलत है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि शी के साथ में क्या होता है? शी के साथ में तो डज आता है, तो सेंटेंस जो बनना चाहिए या फिर जो उसका गाने का जो मेन पार्ट है कोरस, वो होना चाहिए शी डजन नो, बट वो बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा ना, इसलिए उसने शी डोंट नो बना दिया, बट वो गलत है, ध्यान रखना। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? 5th, दे हैज़ नॉट कम येट। यहाँ लिखा है दे हैज़ नॉट कम येट। ऑफकोर्स जो वर्ब का हिस्सा है हम उसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हैज़ जो है वो दे के साथ में आ सकता है क्या? हमने यहाँ पे ढूंढना चालू किया है दे कौन सी कैटेगरी में आएगा इनमें से। क्या दे कोई नाउन है? नहीं। क्या दे कोई प्रोनाउन है? यस, दे एक प्रोनाउन होता है। किस तरह का प्रोनाउन होता है सर? प्लूरल प्रोनाउन होता है, यानी कि दे जो है वो इस कैटेगरी में, अगर इस कैटेगरी में है तो उसके साथ में हैव आना चाहिए या हैज़ आना चाहिए। लिखा हुआ है हैज़, लेकिन आएगा क्या? हैव, इसलिए ये गलत हो गया और यहाँ आ जाएगा आपका हैव। सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। देखो ये टेबल जो है ना, अगर मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला जो सिलेबस है, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर है और जो वो जिस सिलेबस से बनता है, उस सिलेबस की ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल है गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर इस इम्पॉर्टेंट टेबल को आप नहीं करते हैं तो आप मान के चलिए आप 80 to 90% स्टूडेंट से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये ईजी भी है। आप देखिए कितना ईजिली अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि ये ईजी है इसलिए 80 to 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। और कौन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर 80 to 90% स्टूडेंट्स से पीछे होना चाहता है? फिर तो उसको तैयारी ही नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रबल्स हैज़ नॉट गिवन अप। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
मैंने आपको सिखाया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब होती है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। दीज आर सम वेरी नेसेसरी, सॉरी दीज आर एसेंशियल पार्ट्स, दीज आर नॉट नेसेसरी पार्ट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हैं हमारे सेंटेंस के अंदर आ जाती हैं। हमने अभी तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अच्छे से सीखा है, हमने बाकी चीज़ों को नहीं सीखा, तो इसलिए हमें ये बात कई बार हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस बड़े बड़े भी हो सकते हैं, 4-4, 5-5 लाइन्स के भी हो सकते हैं। वो फिर कैसे बनते हैं? वो बनते हैं इन एक्स्ट्रा चीज़ों से। लेकिन इन एक्स्ट्रा चीज़ों के होने से क्या हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं, अगर आपने अच्छे से चीज़ों को समझा है तो। इस सेंटेंस में सबसे पहला मैं जो टास्क देना चाहता हूँ आप लोगों को वो ये है कि आप मुझे इसकी वर्ब ढूंढ के दिखाएं। देखें इस सेंटेंस को, वी इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रबल्स हैज़ नॉट गिवन अप। देखो वी का अर्थ होता है हम, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, ट्रबल्स का मीनिंग जानते हो क्या आप? ट्रबल्स का मतलब होता है मुसीबतें, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारी, इवन आफ्टर के बाद भी, यानी कि बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी। जब मैं इतना हिस्सा बोलता हूँ बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी, तो क्या आपको इसमें किसी भी तरह का कोई एक्शन नज़र आता है क्या? बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी, मैंने सिर्फ इतना सा बोला, क्या इसमें कोई एक्शन है? नहीं है। एक्शन एक्चुअली में यहाँ पर है, गिव अप। गिव अप का अर्थ होता है छोड़ देना, हार मान लेना। ये जो गिव अप वर्ड है इसका मीनिंग होता है छोड़ देना, हार मान लेना। और ये जो हैज़ है ये इसी वर्ब का ही तो पार्ट है, नॉट है वो आपका नेगेटिव एडवर्ब है। अब यहाँ पे इस हिस्से के अंदर जो है चीज़ें, ये जो वर्ब का हिस्सा है ये तो हमने डेफिनेट कर लिया कि ये जो हिस्सा है ये वर्ब का है, ठीक है। कर क्या रहे थे देखो अपन अभी तक ऊपर यही तो कर रहे थे, एक सब्जेक्ट पहचान रहे थे, एक वर्ब पहचान रहे थे। तो वर्ब तो पहचान ले, इसका सब्जेक्ट क्या बताओ? ट्रबल्स है कि हम हैं? यहाँ पे हार मानने की या हार ना मानने की बात किसकी हो रही है, हमारी या ट्रबल्स की? ट्रबल्स थोड़ी हार मानती है या नहीं मानती हैं, हम हार मानेंगे या नहीं मानेंगे वाली बात होगी। तो सब्जेक्ट तो ये है। जब आपने देख लिया कि आपका सब्जेक्ट डेफिनेट हो गया, जब आपकी वर्ब डेफिनेट हो गई है, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कंट्रोल करता है वर्ब को, तो अब मुझे बताओ वी के साथ में हैज़ आना चाहिए क्या? आओ देखें। वी जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन में से एक होता है। अगर आपको नहीं पता, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये लो प्लूरल जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं वी, यू और दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ पे वी क्लियर कट लिखा हुआ है, इसके साथ में तो हैव आता है, ये गलत हो गया, हैव आ जाएगा यहाँ। दैट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिखा एंड हर फ्रेंड हेल्प्स पुअर पीपल। शिखा एंड हर फ्रेंड हेल्प्स पुअर पीपल। दो लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन? एक तो है शिखा, एक है हर फ्रेंड। मैंने आपको बताया था जब एंड लगता है तो 1 + 1 = 2 हो जाता है, बताया था। अब यहाँ पे जो वर्ब लिखी है वो लिखी है हेल्प्स। आप देख लीजिए, और कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है जो वर्ब बन सकता है तो मुझे बताइए। इसमें यार कोई दूसरा वर्ड नहीं है जो वर्ब यानी एक्शन दिखाने वाला शब्द बन सके। मदद करना यहाँ पे एक्शन है। इसके साथ में देखो एस लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल डाउट आ जाएगा कि एस एस लगाना है या नहीं लगाना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आप जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस लगाना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस नहीं लगाना होता है। आपने देखा कि यहाँ पे 1 + 1 2, 2 मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब एस और एस यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए ये जो हिस्सा है ये भी गलत हो गया। अब जिस स्पीड के साथ मैंने बोला है शायद उसी स्पीड के साथ में आपने आंसर भी दिया होगा, उसी स्पीड के साथ आपने सोचा भी होगा। वाई? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का सीधा सा खेल है। पहले दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है आपको टाइम लग रहा होगा सोचने में, लेकिन 5वें 7वें 8वें क्वेश्चन तक आने तक आप जो है अपने दिमाग को ट्रेन कर चुके हो उस हिसाब से, और आपका दिमाग भी आपको उतनी ही तेज़ी के साथ रिस्पॉन्ड भी करेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माया आवर बॉस एट दिल्ली हेड ऑफिस हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग तक लीजिएगा 16 फिर आवर्स अ डे। ये सेंटेंस है हमारा। माया आवर बॉस एट दिल्ली हेड ऑफिस हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग 16 आवर्स अ डे। ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। आपसे डिमांड की गई है कि आप मुझे बताएं कि इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या। तो आपने ढूंढना चालू किया तो यहाँ लिखा है माया, ओके, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, बट ये तरीका सही नहीं है। आप हमेशा पहले वर्ब ढूंढा करो। वर्ब आप देखना चालू करोगे तो यहाँ पे देखो एक तो हैव लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, ये बात आप जानते हो, ओके फाइन। हैबिट आदत होती है, आदत में कुछ किया जाता है वो एक्शन हो सकता है, लेकिन आदत खुद एक नाउन है तो ये एक्शन तो नहीं है। ऑफ वर्किंग को आप लोग समझ रहे होगे कि जरूरी है क्या होगा, वर्किंग को आप समझ रहे होगे कि जरूरी है क्या है, वर्ब है। लेकिन देखो मैंने आपको आईएनजी के बारे में एक बात बताई थी कि आईएनजी के साथ में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगा हुआ ना तो मान लेना कि वो वर्ब नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ये वर्ब नहीं है, ठीक है। सेंटेंस की मेन वर्ब वैसे वर्ब है लेकिन सेंटेंस की ये मेन वर्ब नहीं है। क्या बताया था? आईएनजी फॉर्म्स के साथ में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगा हो तो मान के चलना कि वो वर्ब नहीं है, ओके फाइन, समझ में आ गया। आवर्स अ डे,
इनमें से हमें कोई भी जो है वो वर्ब का हिस्सा नहीं लग रहा है, ना ही वर्ब का पार्ट लग रहा है, ना बॉस, ना दिल्ली, ना हेड ऑफिस। ये वर्ब नहीं, वर्ब मतलब एक्शन दिखाने वाले शब्द, इनमें से कोई भी शब्द जो है वो एक्शन दिखाने वाला नहीं है। लेकिन हैव जो होता है वो एक एक्शन होता है। क्या आपने एक सिंपल सा सेंटेंस कभी सुना है, आई हैव अ मोबाइल? आप अपने पास में जो आपका मोबाइल है उसके बारे में कैसे बात करते हैं? यही तो कहते हैं ना, आई हैव अ मोबाइल। मान लीजिए आपके पास में आईफोन है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव एन आईफोन, ऐसे ही तो बोलोगे। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखो, इस सेंटेंस को एक बार अगर विजुअलाइज करो, आई हैव एन आईफोन, इसमें हैव शब्द के अलावा कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं जो एक्शन डिनोट कर सके। यानी कि सर ये हैव ही वर्ब है। एग्जैक्टली ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ना, ये एक्चुअली में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब। सर हमने तो उसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा है हमेशा से, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या होते हैं? ये तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नहीं नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये तो आपने पढ़ा है और सही पढ़ा है, लेकिन ये अधूरा पढ़ा है। इससे आगे की बात और याद करो, पहले भी 2 बार रिपीट कर चुका हूं, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब बन जाते हैं जब सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब ना हो। इसमें कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, तो ये बन गया आपका मेन वर्ब। यानी कि अगर ये मेन वर्ब है सर, तो फिर इसको तो सब्जेक्ट कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, इसको सब्जेक्ट कंट्रोल करेगा, यही तो पढ़ते आ रहे हैं अपन इतनी देर से। तो आपने देखा कि ठीक है सर, हम अपना सब्जेक्ट ढूंढते हैं, अभी पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माया। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लिखा है आवर बॉस। यहाँ लिखा हुआ है माया, फिर एक कॉमा लगा के लिखा हुआ है आवर बॉस एट दिल्ली हेड ऑफिस हैव अ हैबिट ऑफ। तो सर यहाँ पे देखो, एक तो माया हो गई, एक हो गया हमारा बॉस, तो 2 लोग हो गए। 2 लोग मतलब प्लूरल। प्लूरल के साथ में क्या होना चाहिए सर? हैव। तो ये तो लिखा हुआ है हैव, ये तो सही हो गया ना? इज दिस करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। यहाँ पे ना आपका आंसर हैज़ ही आएगा। देखो यहाँ पे आपका आंसर हैज़ आएगा ना। हाउ डिड दिस हैपन? ये कैसे हो गया सर? ये इस बात समझ नहीं आई। आपने जो अभी तक चीज़ें बताई थी उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़े थे। हमने देखा ये एक और एक 2 लोग हैं, 2 लोग मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब है होना चाहिए। और इनफैक्ट आप कर रहे हो यहाँ पे ये हैज़ आएगा, मतलब आप इनको 2 मान ही नहीं रहे हो, आप इनको 1 मान रहे हो। एग्जैक्टली आप यहाँ पर इनको 2 मान ही नहीं रहे हो, आप इनको 1 मान रहे हो। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है सर? आओ समझते हैं। छोटा सा हिस्सा मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ ज़रा। मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि A, B आर कमिंग। तो मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है सही है क्या आपके हिसाब से? आपने जितनी इंग्लिश पढ़ी है उसके हिसाब से एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, A, B आर कमिंग, इज दिस करेक्ट? आपको इनफैक्ट ये बोलने में भी गलत लग रहा होगा, लेकिन देखो जरा इसका एक छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ। A एंड B आर कमिंग। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से 90% जनता को ये लगता होगा कि यार ये सेंटेंस बोलने में ज़्यादा सही लग रहा है। ये जो बोलने में ज़्यादा सही लगना होता है ना, ये हमारे दिमाग के रिफ्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं, और इसीलिए आप इसको सही मानने को तैयार हो लेकिन इसको नहीं। लेकिन अब ये जान भी लो, है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाए तो आपको और बढ़िया स्ट्रेंथ के साथ में और बढ़िया स्ट्रॉन्ग मेमोरी के रूप में ये आपको याद हो जाएगा कि ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है। लेकिन सर हमने देखा है कि कॉमा के साथ में ना चीज़ों को जोड़ा जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम उसको सही भी मानते हैं। बिल्कुल होता भी है, देखो जरा। अब अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर इस सेंटेंस के अंदर जो डूअर है वो कितने हैं, 1, 2 या 3, तो मैं कहूँगा 3 ऑफ कोर्स, 1, 2 और 3। तो सर आपने इन दोनों को फिर 1 क्यों नहीं माना था इस सेंटेंस में? ये तो मैंने गलत बोल दिया था। और अगर इसको सही करना है ना, तो इसको एक तरीका सही करने का ये है गाइस, यहाँ पे इज लगा दिया जाए। लेकिन फिर एक बात, एक कंसेप्ट आएगा इसमें भी, देखना आप। लेकिन ये 2 नहीं सब मान रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ इज लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2 तो मान नहीं रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 2 नहीं मान रहा हूँ, 2 लिखे हुए हैं, तो मैं 2 क्यों नहीं मान रहा हूँ? आप समझते हैं। देखो अगर आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि 2 लोग अलग अलग हैं और वो एक्शन को कर रहे हैं, तो आपको उन 2 को एंड से जोड़ना होता है। अगर वो 3 हो जाते हैं या 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तब आपको कॉमा का यूज़ करना होता है। लेकिन फिर भी जो एंड वाला आप लिखोगे उससे पहले एक ए एंड डी एंड आपको लिखना होगा। यानी कि अगर 4 लोग हों तो सर ऑफ कोर्स A, B, C एंड D ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर 2 लोग हैं तो कॉमा के तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है ना, 2 को जोड़ने के लिए तो सिर्फ एंड की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप इन 2 की बात करो, सिर्फ इसको हटा दो, ये देखो ये सेंटेंस अभी सही है, B एंड C आर कमिंग। अगर A जोड़ना है तो कॉमा लगा के लगा दो, और कुछ जोड़ना है तो वो कॉमा लगा के लगाते जाओ।
तो कॉमाज और एंड कैसे काम करते हैं ये भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बैकफायर कर जाता है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, मैंने कहा माया आवर बॉस एट दिल्ली हेड ऑफिस। आपने कहा कि यहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं, एक तो माया और एक है हमारा बॉस या हमारी बॉस जो हेड ऑफिस में है। कहाँ पे? दिल्ली हेड ऑफिस में है। लेकिन ज़रा सोच के देखो, ये दोनों चीज़ें किसी एक इंसान के बारे में भी तो हो सकती है। माया ही अगर हमारे दिल्ली हेड ऑफिस की बॉस हो तो ये तो कोई एक इंसान हुआ, और एक इंसान के लिए क्या मैं प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं हैव को यूज़ कर सकता हूँ जो प्लूरल के लिए यूज़ हो सकता है? नहीं। तो आओ समझो कि जब कॉमा से सेपरेटेड होते हैं दो नाउन, जब कॉमा से सेपरेटेड हो दो नाउन, तो याद रखें वो एक ही पर्सन की बात हो रही होती है। और इसीलिए जब एक पर्सन की बात है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज़। और क्योंकि वहाँ इज़ है तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर वर्ब के हिसाब से हैज़ को यूज़ कर लेंगे अपन, इसीलिए यहाँ पे हैज़ आया। अब यहाँ पे एक मेरे बहुत ही महत्वाकांक्षी स्टूडेंट ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हम इस जगह पे अगर हम एंड लिख दें तो फिर क्या होगा? तो सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा तो फिर ये यहाँ पे है भी रहेगा गाइस। क्यों? क्योंकि एंड लिख देने से क्या होता है सर, ए और बी जब एंड से आप जोड़ रहे हो तो अब ये दो लोग हैं तो फिर प्लूरल वर्ब को यूज़ करना होता है, आर को यूज़ करना होता है, हैव को यूज़ करना होता है, डू को यूज़ करना होता है, वी वन को यूज़ करना होता है। यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आई? वेल डन। अगर नहीं आई हो ना तो इसी पार्ट को एक बार वापस से देखना, आपको 100% समझ में आएगा। लर्निंग इज समथिंग दैट टेक्स टाइम लगता है। एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरी बार देखते हो तो हमेशा समझ में आता है। ये बिल्कुल मूवीज़ की तरह है। कई बार होती है कुछ मूवीज़ जो है वो एक बार में समझ नहीं आती, लेकिन आप उसको जब दूसरी बार देखते हो तो वो समझ में आ जाती है। कुछ दूसरी बार में भी नहीं आती, उसको तीसरी बार देखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए? इंटरस्टेलर देखो, आप पता चल जाएगा। आओ ये मूवी देखते हैं और आलोक डज नॉट लाइक हिज जॉब, ही वॉन्ट टू क्विट। फिर से जो से पीछे के कुछ क्वेश्चन के अंदर था, यहाँ पे देखो आलोक एक सब्जेक्ट है, ये डज नॉट लाइक उसका एक वर्ब का पार्ट है, ही एक सब्जेक्ट है और वांट उसका एक और वर्ब का पार्ट है। चलो ये तो बात हमें समझ गया। अब मेरे को ये तो बार बार नहीं समझाना पड़ेगा ना, टू के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो मेन वर्ब नहीं हो सकती है, ये तो नहीं समझाना पड़ेगा। चलो बढ़िया। तो सर ये आलोक जो है उसके साथ डज आना चाहिए क्या? आलोक सर सिंगुलर होता है क्या? हाँ आलोक सिंगुलर होता है, उसके साथ में उसका डज आना चाहिए। बिल्कुल डज आया, तो ये सही है हिस्सा। चलो उसके बाद में सर ही जो है, ही कैसा आता है सर? ही किस में आएगा इनमें से? खुद देखो जरा, अगर आप थोड़ा सा पहचानोगे ढंग से तो सिंगुलर प्रोनाउन में आता है ही, शी, इट। ये क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ में सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाना पड़ेगा, और अगर एस और एस लगाओगे तो वांट नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा वांट्स। क्या हो जाएगा? वांट्स। एक क्वेश्चन और उठता है, वो ये होता है कि सर यहाँ आपने डज लगाया, हमें बात समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन ये वर्ब तो ये है ना, चेंजेस तो इसमें होने चाहिए। देखो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं ना किसी मेन वर्ब के साथ में, तो वो वर्ब के साथ में ये एस और एस वाला रूल तब नहीं लगता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ डू भी लिख दिया, डज भी लिख दिया, चाहे मैं कुछ भी एक हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ ना, तो अब इस वर्ब को जो है ना, इस वर्ब के एस और एस वाले वर्जन को कंट्रोल जो है वो सब्जेक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे V1 ही आएगा। ये वैसे बात आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन हो जाएगी जब मैं स्ट्रक्चर्स आपको आगे के समझाऊंगा। तो ठीक है गाइज, ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये ऐसे 9 क्वेश्चंस है गाइज कि अगर आपने इन 9 क्वेश्चंस को अच्छे से विद डिटेल बढ़िया तरीके से समझ लिया है, और अगर आपके 9 में से 9 सही हुए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस टेबल पे बेस्ड किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। वैसे इसका एक डिफ़िकल्ट वर्जन वाला बाकी है, ये मैंने आपको इजी टू मॉडरेट वर्जन के क्वेश्चंस कराए हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्जन के क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि सेम एक्सप्लेनेशन, कुछ नया नहीं आने वाला है, सेम एक्सप्लेनेशन के साथ में आप कैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी इस टेबल पे बेस्ड कर पाएंगे। और जब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप तो करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।